दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम दृष्टि मैगजीन जो कि घटना चक्र वालों की है, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय वाला हम लोग रिटन फॉर्मेट में कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि अब जो है रिटन फॉर्मेट में आपको ना दिया जाए, बल्कि मैगजीन से ही सीधे दे दिया जाए, क्योंकि समय बेहद कम है। इसका मतलब यही है। तो पहले देखते हैं भारत और जापान को। प्रधानमंत्री जापान के कौन है? फूमियो किशिदा। ये जो हैं मार्च 2023 में आधिकारिक यात्रा पर रहे, याद रखिएगा। इससे पहले 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और 2022 में जो है 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इसी सम्मेलन के दौरान। तो आपसे पूछा जाए कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत में, और इसी दौरान जो है 70वीं वर्षगांठ बनाई राजनयिक संबंधों की। 2023 में दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान जो है G7 का अध्यक्ष है। दोनों फैक्ट एकदम रट लेने हैं। 18वां G20 जो 2023 में अध्यक्षता कर रहा है भारत G20 की, वो किस क्रम का है? ये फैक्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। 18वें क्रम का। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है कहाँ? नई दिल्ली में। और G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है जापान करेगा 2023 में ही। कहाँ? हिरोशिमा में, जहाँ पर बम गिराए गए थे। इस दौरान 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष, आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो 2023 को। या फिर भारत ने किस देश के साथ 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, तो जापान के साथ। इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा। तो जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज जो हैं भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। मार्च 2023 का करंट अफेयर्स है। ये इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी, याद रखिएगा। होली के दिन, कब? 8 मार्च 2023 को। क्योंकि होली थी तो इस वजह से याद रखिएगा, हो सकता है डेट मेंशन कर दे प्रश्न पत्र में। तो अपनी भारत यात्रा पर ये अहमदाबाद पहुँचे थे, गुजरात। वहाँ पर इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मैच भी देखा मोदी जी के साथ। ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ही भारत खेलता है और भारत जो है इस बार इसका विजेता रहा, आपको करा चुका हूँ अचूक मारक सामग्री में। तो ये भी याद रखिएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इसी दौरान, याद रखिएगा। कहाँ? दिल्ली में। और किस क्रम का? प्रथम, याद रखिएगा। यहीं पर जो है ऑडियो विजुअल समझौता हुआ, खेलों के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ, नवाचार में सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई इन्हीं समझौतों के दौरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स। यही महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट हैं इस आर्टिकल के। डीकन विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही है। कहाँ खोलेगा? गिफ्ट सिटी, आपको पता ही है कहाँ है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में। इसको मंजूरी दोस्तों किसने दी है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने इसको मंजूरी प्रदान की है।
फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा धूमिल पेज है, इसको मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। लागू हुआ कब से? 29 दिसंबर 2022 से, रट जाइएगा। इसके द्वारा अब क्या होगा दोस्तों, क्या फ़ायदा हो जाएगा भारत को, पहले देख लेते हैं। और किसके साथ ऐसा ही समझौता हुआ? भारत और UAE के साथ भी समझौता हुआ है। तो जापान के साथ भी 2011 में हो चुका है इस तरह का समझौता। तो उद्देश्य इसका क्या रहेगा, क्या फ़ायदे होंगे इस समझौते के? तो शून्य सीमा शुल्क लगाया जाएगा। जब कोई वस्तु दूसरे देश को निर्यात की जाती है तब क्या होता है, या फिर कोई देश दूसरे के यहाँ, मतलब कोई देश दूसरे से आयात करता है तो वो आयात शुल्क लगाता है। कोई देश जब दूसरे के यहाँ निर्यात करता है तो जहाँ जाता है वो उस पर क्या लगाता है? सीमा शुल्क। तो इस तरह के जो शुल्क हैं वो शून्य हो जाएंगे। इससे क्या होगा, व्यापार में जो है सुगमता आएगी, आसान हो जाएगा। इन समझौतों के तहत जो विदेशी व्यापार है वो आसान हो जाएगा। कौन कौन से देशों के साथ हो चुका है? तो जापान हो गया है, UAE हो गया है और ऑस्ट्रेलिया हो गया है। तीनों के साथ इस तरह के समझौते हो चुके हैं। तो पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और क्या हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ? IT सेवाओं में दोहरा कराधान, डबल टैक्सेशन समाप्त हो जाएगा। क्या होता था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यदि कोई कंपनी यहाँ भारत में काम कर रही है तो वो भारत में भी टैक्स देती थी और ऑस्ट्रेलिया में भी देती थी। तो इस तरह का जो टैक्स होता है उसी को डबल टैक्सेशन कहते हैं। तो यह अब समाप्त हो गया है। भारत भूटान की बात करें, पड़ोसी है हमारा भूटान नरेश, वहाँ पर अभी भी राजशाही कायम है। तो उनका नाम याद रख लीजिए, जिग्मे खेसर। नाम तो बड़ा लंबा है, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक। तो जो आसानी से याद रखा जाए वही हम लोग ले लेते हैं, जिग्मे खेसर आधिकारिक यात्रा पर रहे। भारत ने जो है भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमति प्रदान की इस यात्रा के दौरान। और भारत के सहयोग से जो वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना तैयार की जा रही थी, मांग देछू, वो जो है तैयार हो गई और उसने जो है भूटान को सौंप दिया है। किसने? भारत ने। क्षमता इसकी कितनी है? 720 मेगावाट। तो आपसे पूछा जाए कि मांग देछू जल विद्युत परियोजना किस देश की है? तो भूटान की है। अच्छा, ये जो छू लगा हुआ है, जिन भी योजनाओं के अंत में छू लगा हुआ है, तो आप उनको ये मान के चलिए कि ये योजनाएं भारत के द्वारा, भारत के सहयोग से ही भूटान में चलाई जा रही हैं। तो ये जहाँ जहाँ छू लगा हुआ है उन सब को मान के चलिएगा, सब भारत के सहयोग से भूटान में तैयार की जा रही हैं। तो एक परियोजना जो है जो थोड़ा सा अलग है, चुखा जल विद्युत परियोजना, ये अक्सर पूछ ली जाती है। ये भी भारत के सहयोग से तैयार की गई है। कहाँ? भूटान में। और क्या हुआ है दोस्तों इस यात्रा के दौरान? सीमा पारीय रेल लिंक के निर्माण की बात कही गई है, प्रस्ताव रखा गया है। ये रेल लिंक कहाँ से कहाँ तक होगा? असम के कोकराझार से थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है, उसको लिंक करेगा, जोड़ेगा, याद रखिएगा। और इस तरह से यह जो है भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक हो जाएगा। अब बात करें भारत और इटली की, तो इटली की बात करें तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। और इनके साथ ही एंटोनियो नजानी भी इनके साथ यात्रा पर रहे हैं भारत की। अवसर क्या था दोस्तों? 8वां रायसीना डायलॉग 2023, उसका आयोजन हो रहा था भारत में। उसी में जो इटली की प्रधानमंत्री हैं
वो मुख्य अतिथि के रूप में भाग ली। और इटली और भारत के जो संबंध हैं, राजनयिक संबंध, उनकी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ रही है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो जापान के साथ 70वीं, इटली के साथ 75वीं। तो हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ ले कि किस देश के साथ 75 वर्ष जो है कंप्लीट हो, तो संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है इटली के साथ भारत के। और इसी दौरान जो है इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो भारत की यात्रा के दौरान आपको याद रखने हैं, जब ये यात्रा वहाँ की प्रधानमंत्री ने की। तो एक सवाल सीधे पूछ लिया जाएगा कि भारत में 8वें रायसीना डायलॉग के दौरान चीफ गेस्ट कौन है। अब बात करें भारत और जर्मनी की, तो आपको पता ही है कि वहाँ के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। ये उनकी पहली भारत यात्रा थी एज ए जर्मन चांसलर। अब एक फैक्ट और यहाँ पर है कि मेयर रहते हुए वो इससे पहले भारत में आ चुके थे एक बार। तो हो सकता है आपसे पूछ ले वह राजनीतिक प्रतिनिधि या वह राजनयिक जो मेयर रहते भारत में आया था, जर्मनी का राजनयिक। तो याद रखिएगा यही सोल्ज जी आए थे। फिर बात करें भारत और मिस्र की, तो अब्देल फतेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वो जो है 24 से 27 जनवरी, डेट याद नहीं रखनी है। अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने आकर भारत में गणतंत्र दिवस पर, 74वें गणतंत्र दिवस पर फतेह अल सीसी ने झांकी देखकर बजाई सीटी। तो ये जो हैं मुख्य अतिथि रहे हैं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये क्रम जरूर याद कर लीजिए। 74वां गणतंत्र दिवस पहला अवसर था जब मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और इसी दौरान यहाँ की एक सैन्य टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। और जो राजनयिक संबंध हैं उनके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। जो G20 अध्यक्षता भारत को मिली है, तो अतिथि देश है दोस्तों मिस्र। और कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश भी अतिथि देश है, सिंगापुर भी अतिथि देश है, आपको बता चुका हूँ, SGP। उल्लेखनीय है कि भारत को मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास, जिसको ट्राई सर्विस एक्सरसाइज और ब्राइट स्टार, याद रखिएगा, दोनों जो एक्सरसाइज हैं वो मिस्र के हैं। इसके लिए भारत को मिस्र ने आमंत्रित किया है। तो पूछ लिया जाए कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज और ब्राइट स्टार एक्सरसाइज किस देश के हैं, तो मिस्र के हैं, इजिप्ट। भारत बांग्लादेश की बात करें तो सितंबर 2022 में दोस्तों हसीना जी ने जो है यात्रा संपन्न की भारत की। क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। हसीना जी जो हैं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गईं। कहाँ अवस्थित है? अजमेर में। और इसी दौरान जो है कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, याद रखिएगा। इसके लिए 38वें भारत बांग्लादेश आयोग की बैठक आयोजित की गई। कहाँ? नई दिल्ली में। और याद रखिएगा प्रति 12 वर्ष पर यह बैठक बुलाई जाती है। तो कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, याद रखिएगा, नई दिल्ली में ही। कुशियारा नदी जो है बराक नदी की शाखा है। और बराक नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? दामोदर की, आपको पता होगा, दामोदर नदी की सहायक नदी है।
और इसी यात्रा के दौरान मैत्री ऊर्जा संयंत्र, चाहे मैत्री ट्रेन हो, चाहे मैत्री ऊर्जा संयंत्र हो, जहाँ मैत्री लगा है तो समझ लेना बांग्लादेश की बात हो रही है। तो मैत्री ऊर्जा संयंत्र का भी अनावरण किया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश के खुलना में, ये जो मैत्री ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, बांग्लादेश के खुलना में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। दोनों पक्षों के द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया, जो कि बांग्लादेश के मोगलापत्तन को खुलना से जोड़ता है, रूपसा रेल पुल। अब बात करें भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की, तो इसका भी उद्घाटन हुआ मार्च 2023 में। पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है दोस्तों, इससे डीजल का परिवहन किया जाएगा। कहां से कहां को जोड़ता है ये पाइपलाइन? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के, अब ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ है? असम में है। इसका एक विपणन टर्मिनल है, कहाँ अवस्थित है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो सिलीगुड़ी को पार्वतीपुर डिपो से जोड़ेगी ये पाइपलाइन, याद रखिएगा। लंबाई इसकी कितनी है? 131 किलोमीटर। अब बात करें टाइम मैगजीन की, तो ये अमेरिकी पत्रिका है दोस्तों। इसने 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की अप्रैल 2023 में, और इसमें जो है मोदी जी शामिल नहीं है, याद रखिएगा, और बड़े बड़े नेता शामिल हैं। भारत के जो मुख्य व्यक्ति शामिल हुए हैं वो कौन? एस राजामौली। उनको जो है मार्गदर्शक पायनियर्स की श्रेणी में स्थान मिला है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है? RRR मूवी को डायरेक्ट किया है। फिनलैंड की बात करें दोस्तों, नाटो का 31वां सदस्य बना है, जो कि नया है। इससे पहले 30 थे दोस्तों। बात करें नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। और किस संधि के तहत हुई थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इसको नाम दिया जाता है। इसको कभी कभी वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। तो चाहे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहा जाए, चाहे वाशिंगटन ट्रीटी, दोनों का संबंध किससे है? नाटो से। तो 31वां देश फिनलैंड बन गया है। इससे पहले 30वां देश कौन बना था दोस्तों? मैसिडोनिया। बात करें नाटो के हेडक्वार्टर की, तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। स्वीडन भी इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, तो अगला देश हो सकता है स्वीडन ही बन जाए। यूक्रेन भी इसी के लिए तैयार है, तो बनेगा तब देखेंगे। अभी इतना याद रखिए कि फिनलैंड बन गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इसको जारी करता है। 11वां संस्करण है इसका। पहले स्थान पर फिनलैंड, जो करे फन वो है फिनलैंड, और जो फन करेगा वही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों क्या हुआ है? फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 6वीं बार, याद रखिएगा। और 6वीं बार क्या हुआ है दोस्तों? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान इंदौर जो है लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो फिनलैंड 6वीं बार प्रसन्नता वाले देशों की सूची में पहले स्थान पे है। भारत को जो है दोस्तों 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष इसको 136वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है दोस्तों। जो रिपोर्ट
अक्सर जिस रिपोर्ट के संबंध में पूछ लिया जाता है कि जारीकर्ता कौन है, उसको मैं बताता चल रहा हूँ। तो एकदम नहीं भटकिएगा कि बता नहीं रहे हैं सारे सूचकांकों या रिपोर्टों के जारीकर्ता को, जो महत्वपूर्ण है उसी को बताऊंगा। टाइम्स मैगजीन की बात करें, इसने 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की है। उन 50 में भारत के 2 शामिल हैं। कौन से? लद्दाख और मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। मयूरभंज, जहाँ पर मुर्मू जी का जन्म हुआ है। तो ये जो है घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल के रूप में चयनित किए गए हैं। मयूरभंज विलक्षण बाघ, जो काले बाघों के लिए प्रसिद्ध है और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज इसलिए इसको चुना गया है। यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, वहीं पर काले बाघ पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर भी सिमलीपाल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके साथ ही छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, याद रखिएगा। लद्दाख दोस्तों किस लिए? अपनी तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और अल्पाइन भूदृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको जगह मिली है। और यहाँ पर पहला डार्क स्काई रिजर्व भी स्थापित किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। पहले नंबर पे अंदाज़ा लगा लीजिए कौन हो सकता है। जी हाँ, अफगानिस्तान पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो कट्टर आतंकवादी समूह बताया है वो कौन बताया है? ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को घोषित किया है। बाकी भूटान, चीन और सिंगापुर ये महत्वपूर्ण देश हैं दोस्तों। इनको आतंकवाद से अप्रभावित, मतलब यहाँ आतंकवाद का प्रभाव नहीं है, घोषित किया गया। तो ऐसे कुल देश कितने? 71, ये भी अपने जहन में डाल लीजिएगा। बाकी चीन, भूटान और सिंगापुर ये प्रमुख हैं, इनको याद रखिएगा। तो अफगानिस्तान पहले नंबर पे है और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 कौन जारी करता है दोस्तों? सिपरी जारी करता है। रिपोर्ट मार्च 2023 में जारी की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की फुल फॉर्म है। इसने क्या बताया है कि शस्त्रों के हस्तांतरण में जो है कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 5% की कमी आई है। और इस रिपोर्ट ने बताया है कि 18 से 22 के दौरान शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक कौन हैं? तो सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे नंबर पर है फ्रांस। 3 ही याद कर लीजिए। बात करें सबसे बड़े आयातक की, तो भारत जो है सबसे बड़ा आयातक है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। बस 2 ही याद कर लीजिएगा। और दोस्तों भारत सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन आयातक होने के बावजूद आयात में जो है कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? 11% की कमी देखी गई है। तो इस फैक्ट को जो है कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा आयातक, लेकिन उसके बाद भी 11% आयात में कमी देखी गई है भारत में। अच्छा, भारत के कुल शस्त्र आयात में किस देश की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है? तो रूस की। दूसरे नंबर पर फ्रांस। अर्थात भारत जो है सर्वाधिक शस्त्रों का आयात कहाँ से करता है? रूस से। फिर दूसरा स्थान फ्रांस का है। ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो किस क्रम के हैं? 95वें क्रम के हैं। कौन इनको प्रदान करता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो ये इसको प्रदान करता है। और इसके अनुसार क्या है, मतलब प्रदान कहाँ किए गए? लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में ही अवस्थित है। और एवरीथिंग एवरीवेयर जो फिल्म है दोस्तों, इसने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो एक सवाल, सर्वाधिक
ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली कौन सी फिल्म है? एवरीथिंग एवरीवेयर, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो मल्टीवर्स ने जीता है। और एवरीथिंग एवरीवेयर की बात करें दोस्तों, इसकी जो अभिनेत्री हैं मिशेल योह, ये कहाँ की हैं? मलेशियाई की हैं। इन्होंने जो है इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ऐसा पुरस्कार जीतने वाली ये पहली एशियाई महिला बनी है। मिशेल योह मलेशिया की हैं। मलेशिया में माँ भी है और शाह भी है। मिशेल में भी माँ भी है और शाह भी है। तो इस तरह से जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। मिशेल, मिशेलियाई मतलब मलेशियाई। अच्छा, भारत की बात करें तो कार्तिकी गोंजाल्वेस, इनके द्वारा निर्देशित फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर प्राप्त हुआ है। वहीं यदि गाने की बात करें दोस्तों, अच्छा पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये तमिल भाषा में फिल्म आई गई है। कार्तिकी गोंजाल्वेस ने डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों? गुनीत मोंगा, ये भी याद रखिएगा। और है क्या इस फिल्म में? बोमन और बेली, जो एक आदिवासी जोड़ा है दोस्तों, वो जो है मधुमलई टाइगर रिजर्व में एक अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं, बोमन और बेली, और फिर उसका पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की कहानी इसमें दिखाई गई है। और इस छोटे बच्चे का नाम क्या है? तो रघु। अब बात करें एस.एस. राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ओरिजिनल सॉन्ग का। संगीतकार इसके कौन है? तो कीरावानी, और गीतकार हैं चंद्र बोस। और इस नाटू नाटू को और कौन सा अवार्ड मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 भी मिला है। भारतीय फिल्म, एक और भारतीय फिल्म दोस्तों जो ऑस्कर मिलते मिलते चूक गई, उसका नाम क्या है? ऑल दैट ब्रीथ्स। ये पुरस्कार जीतने से चूक गई, तो याद रखिएगा। देखिए, एलिफेंट विस्पर सभी को पता होगा, लेकिन ऑल दैट ब्रीथ्स सबको पता नहीं होगा। तो कभी कभी जो ज़्यादा चर्चा में हो जाती है ना घटना, आयोग उसको नहीं पूछता है। दीपिका पादुकोण जो हैं दोस्तों, ऑस्कर प्रेजेंटर्स में शामिल रही हैं। इस तरह की ये पहली भारतीय महिला बनी है। पहली भारतीय महिला नहीं दोस्तों, ये शायद तीसरी हैं। इनसे पहले ये काम पीसी ने किया था, प्रियंका चोपड़ा ने किया था। ये मतलब जो भी ऑस्कर प्राप्त करेंगे उनकी घोषणा करेंगी, उद्घोषक के रूप में इन्होंने वहाँ पर अपनी भूमिका निभाई। लेगाटम समृद्धि सूचकांक दोस्तों, एक बार इसको पूछा गया है यूपीपीसीएस में अभी तक। क्या होता है इसमें? जो देश हैं उनकी समृद्धि को आधार बनाकर एक रैंकिंग जारी की जाती है, उसी को लेगाटम समृद्धि सूचकांक कहते हैं। फरवरी 2023 में इसको जारी किया गया है। और सबसे समृद्ध जो देश है वो कौन है? डेनमार्क पहले स्थान पे है। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है इसमें। तो भारत ने जो है 103वां स्थान प्राप्त किया है। बात करें पश्चिमी यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है इस सूचकांक के अनुसार। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। अमेरिका में स्थित है ये। और सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया है। मतलब पहला स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो 131वां। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट एक पहल है दोस्तों। इसको
कभी कभी AIM-4C भी कहा जाता है। इस फार को 4 पढ़ लिया जाता है। तो AIM-4C जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है, जो कब शुरू की गई थी? ग्लासगो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, COP26 2021 में। वहीं पर इस पहल की शुरुआत की गई थी अमेरिका और USA, माफ़ करिएगा, UAE के द्वारा। UAE ने एक और कौन सी पहल दोस्तों की है? UAE और इंडोनेशिया ने आपको बता चुका हूं, मैंग्रोव एलायंस, इस पहल की शुरुआत की है। तो AIM-4C जो अगले 5 वर्षों 2021 से 25 के बीच जो है पूरे विश्व का समर्थन प्राप्त करना चाहता है। किस काम में? जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में। जलवायु स्मार्ट कृषि मतलब कृषि, ऐसी कृषि जिसको करने के लिए हरित गतिविधियों का सहारा लिया जाता है, हरित प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। मतलब कृषि कार्य करने के दौरान जलवायु पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को जलवायु स्मार्ट कृषि कहा जाता है। तो ये ऐसी ही पहल है जो जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहती है। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं दोस्तों। और AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेज़बानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा मई 2023 में। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। 11वां संस्करण है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का भी 11वां है और इसका भी है। पहले स्थान पे दोस्तों कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, माफ़ कीजिएगा 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के तहत स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया है, यही हर बार जारी करती है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। सचिवालय इसका बर्लिन जर्मनी में है। और इसके अनुसार सबसे कम मतलब भ्रष्ट देश जो है कौन है? डेनमार्क। या फिर पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क। अब देखिए, डेनमार्क समृद्धि सूचकांक लेगाटम में भी पहले स्थान पे है। तो जो भ्रष्टाचार जहाँ सबसे कम होगा वही ज़्यादा समृद्ध होगा। तो डेनमार्क भ्रष्टाचार सूचकांक में भी पहले स्थान पे है और समृद्धि सूचकांक में भी पहले स्थान पे है। सबसे नीचे जहाँ डकैत रहते हैं समुद्री, सोमालिया, वो सबसे नीचे है। और भारत चौथे स्थान पे है, तो 85वें स्थान पे है। बासेनार व्यवस्था की बात करें दोस्तों, चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत जो है इसका, एक मिनट, चर्चा में क्यों रही है दोस्तों ये योजना? इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। जी हाँ, अब इनको यहीं पर इसको देना चाहिए था। बासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता मिल गई है भारत को। यह है क्या? एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है पारंपरिक हथियारों की और डबल यूज गुड्स की। ऐसे सामान जो दोहरे उपयोग में आ सकते हैं, जैसे कोई ऐसा सामान जिससे दवाई भी बन सकती है और जिससे कोई घातक हथियार भी बन सकता है। तो ऐसी वस्तुओं के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए बासेनार व्यवस्था की शुरुआत की गई। और बासेनार ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक नीदरलैंड में स्थान है, वहीं पर बासेनार समझौता किया गया था। भारत जो है इसका सदस्य 2017 में बना था। बाकी 4 जो यूएनओ में स्थायी सदस्य हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके, वो भी इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है बासेनार व्यवस्था का। अच्छा, अध्यक्षता भारत कितने समय के लिए करेगा?
तो 1 वर्ष के लिए, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। यह पहला अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं जो चर्चा में रहती हैं? जांगर समिति, ये भी निर्यात पर नियंत्रण करती है शस्त्रों के, भारत इसका सदस्य नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका भी सदस्य नहीं है भारत, लेकिन चाइना है दोस्तों, चाइना इसका सदस्य है और चाइना ही विरोध करता है इस बात का कि भारत इसका सदस्य ना बन पाए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का। ऑस्ट्रेलिया समूह भी एक ऐसा ही समूह है, याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशियाई देशों की बात करें तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑल ओवर 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। ईरान जो है CSW से बाहर कर दिया गया है। CSW का मतलब है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। स्थापना इस कमीशन की कब हुई थी? 1946 में। किसके तहत की गई थी? तो इकोसोक। अभी आपको हम करंट अफेयर्स में बता चुके हैं कि इकोसोक के 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है किसे करने का अवसर मिला है? तो रुचिरा कंबोज को, जो कि UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। इकोसोक के 62वें सत्र की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज करेंगी। तो उसी के अधीन दोस्तों ये CSW काम करता है। इसके सदस्य दोस्तों कितने? 45 सदस्य हैं और ये सदस्य दोस्तों ऐसे हैं जो अक्सर बदलते रहते हैं। एक समय पर 45 रहते हैं और बदलते रहते हैं, मतलब रहना 45 है और बदलते रहते हैं। तो सदस्यों का चुनाव जो है 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी CSW का सदस्य है जिसका कार्यकाल 2025 तक है। तो ईरान को दोस्तों इससे बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईरान में महिला आंदोलन शुरू हुए थे, विद्रोह शुरू हो गया था। किस लिए? जो वहाँ की एक महिला है महसा, अच्छा, ईरान भी इन्हीं देशों के समूह में शामिल था जो 4 वर्ष के लिए रहते हैं। तो कुछ समय के लिए जो है उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, लेकिन जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए उसको बाहर कर दिया गया है। और जो वहाँ की महिला है महसा अमीनी, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई दोस्तों। इसी के फलस्वरूप वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए व्यापक। तो उन्हीं को दबाने के लिए पुलिस ने जो क्रूर रवैया अपनाया, उसी से क्षुब्ध होकर इसको CSW से बाहर कर दिया गया। किसे? ईरान को। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात करें तो भारत को इसमें 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों, आपको पता है टाइम जो है मैगजीन है कहाँ की? अमेरिका की। तो इसने जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। और यूक्रेन की भावना, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, याद रखिएगा, भावना कोई लड़की नहीं है, यूक्रेन, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, जो आंतरिक भावना होती है ना, आंतरिक पक्ष जो होता है व्यक्ति का, उसी भावना की बात हो रही है। तो यूक्रेन की भावना और व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये 6ठे राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। इनको जो है चेक गणराज्य ने द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, याद रखिएगा, चेक गणराज्य ने। पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों ने एक समूह खोजा दोस्तों, किसका? समुद्री जीवों का। और ये समूह जीवित जीवों का नहीं,
उनके जीवाश्मों का समूह था और इन्हीं को सम्मान देने के लिए इन वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म समूह का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की, जेलेंस्की जी के नाम पर। और इस जीवाश्म समूह का नाम क्या है? फेदर स्टार, समुद्री जीव है। इसी का नाम जो है जेलेंस्की के नाम पर रखने की घोषणा की है। अच्छा, ये वैज्ञानिक थे किस देश के? तो पोलैंड के थे। अन्य विजेता दोस्तों, इसी टाइम मैगजीन के अनुसार हीरोज ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? दी वुमेन ऑफ ईरान। जी हाँ, वही वुमेन जो विद्रोह प्रदर्शन कर रही थी सरकार के खिलाफ ईरान में। आइकन ऑफ द ईयर मिशेल योह, मलेशियाई अभिनेत्री जिन्होंने ऑस्कर जीता है। फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं दोस्तों। फोर्ब्स भी एक पत्रिका है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को रखा गया है। जॉर्जिया मेलानी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वो पहली बार इसमें शामिल हुई हैं। जॉर्जिया मेलानी इस बार काफ़ी चर्चा में, इसलिए ये फैक्ट भी याद रखिएगा। पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की। भारत की कितनी महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं? तो 6 महिलाएं शामिल हुई हैं। निर्मला सीतारमण जो हैं पहले स्थान पे हैं। ऑल ओवर जो हैं वो 36वें स्थान पे हैं। भारत के मामले में पहले स्थान पे हैं। और कौन इसमें शामिल हुई है भारत की महिला? तो माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शामिल हुई हैं। ब्रॉडकास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। ब्रॉडकास्ट ऑफ लिविंग मतलब रहने के अनुसार कौन सा देश कितनी लागत वहन करता है। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क जो हैं विश्व में रहने वाले, मतलब विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। सीरिया का दमिश्क जो है वो सबसे सस्ता शहर है, याद रखिएगा। भारत का सबसे सस्ता शहर दोस्तों कौन सा है? बेंगलुरु, कर्नाटक, याद रखिएगा। गपाई की बात करें, GPAI की, तो फुल फॉर्म इसकी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक साझेदारी है ये। सचिवालय इसका पेरिस स्थित OECD में है, जहाँ पर फाटअप का भी सचिवालय है या फिर हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहाँ पर इसका सचिवालय है। और 15 संस्थापक सदस्य हैं गपाई के, उनमें भारत भी शामिल है। कुल सदस्य कितने हैं? 29। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कितने हैं दोस्तों? 39, याद रखिएगा। दोनों का हेडक्वार्टर वहीं पर है, OECD में। तो दोस्तों जापान में इसका जब तीसरा सम्मेलन हुआ है टोक्यो में, वहीं पर भारत जो है 2023 के लिए गपाई परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है। पहला इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और तीसरा कहाँ हुआ है? जापान के टोक्यो में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, कितने संकेतकों पर इसका निर्माण किया जाता है? तो 14 संकेतकों पर, याद रखिएगा। COP27 के दौरान जर्मन वाच ने इसको जारी किया। तो जारीकर्ता कौन है? जर्मन वाच। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में, याद रखिएगा। यहीं पर इसकी घोषणा की गई।
पहले 3 स्थान खाली रहे हैं क्योंकि जो पेरिस समझौता हुआ है COP21 उसको लागू करने में किसी भी देश ने प्रभावी पहल नहीं की है। तो इसी वजह से 1, 2, 3 खाली हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। तो डेनमार्क को ही पहला मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। पहला तो खाली है, चौथा स्थान पाकर ये सर्वोच्च है पूरे विश्व में। तो डेनमार्क भ्रष्टाचार के भी मामले में सर्वोच्च स्थान पे है। भ्रष्टाचार, और जहाँ भ्रष्टाचार कम होगा वहाँ समृद्धि भी होगी, और जहाँ समृद्धि होगी वहाँ जलवायु परिवर्तन भी सही तरीके से, मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के मामले में भी वो देश सही होगा। तो डेनमार्क तीनों मामलों में पहले स्थान पे है। ईरान को जो है इसमें अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा की सूचकांक की बात करें, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, इसमें भारत को जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक की बात करें, जी हाँ, चाय पानी की बात हो रही है, उसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। मतलब नॉर्वे में रिश्वत को लेकर कोई जोखिम नहीं है। जोखिम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रिश्वत का चलन है, नहीं, रिश्वत का चलन नहीं है, ना के बराबर है। भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भ्रष्टाचार में 85वां और रिश्वत के मामले में 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। रूल ऑफ लॉ की बात करें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की, तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो जहां रूल ऑफ लॉ होगा वहां भ्रष्टाचार भी कम होगा, और वहां भ्रष्टाचार कम होगा तो समृद्धि भी, मतलब लेगाटम समृद्धि सूचकांक में पहले स्थान पे है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भी डेनमार्क पहले स्थान पे है, और रूल ऑफ लॉ होगा तब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन भी बढ़िया होगा। तो डेनमार्क इन चारों सूचकांकों में पहले स्थान पे है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक, और रूल ऑफ लॉ सूचकांक, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें तो ये 4 संकेतकों पर आधारित रहता है, याद रखिएगा। अल्प पोषण, बाल दुबलापन, ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। भारत को जो है इसमें 107वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक भुखमरी ग्रस्त जो क्षेत्र है वो कौन है? दक्षिण एशिया, ये भी याद रखिएगा। और बच्चों की मृत्यु दर सर्वाधिक कहाँ है? तो सोमालिया में, जो सर्वाधिक भ्रष्ट भी है, भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे नीचे है सोमालिया। भारत की रैंक 107 है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, याद रखिएगा। QS एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम क्या है? क्वेरेली सीमोंड्स, बस इतना ही याद रखिए। QS ये जो है एक वैश्विक स्तर पर भी रैंक जारी करती है और एक एशिया स्तर पे भी। तो अभी हम लोग एशिया की बात कर रहे हैं। तो इसने जो सूची जारी की है उसमें शीर्ष विश्वविद्यालय एशिया के कौन से हैं? पहले स्थान पे पेकिंग विश्वविद्यालय है। कहाँ अवस्थित है? चीन में, इतना ही याद रखिएगा। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुआ है? तो IIT बॉम्बे, महाराष्ट्र में ये शामिल हुआ है और पहले स्थान पे है। अब बात करें टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की, टाइम मैगजीन भी जारी करती है रैंकिंग। तो ये एशिया वाली हम लोगों ने देख ली अभी। अब आगे जो है इसकी QS वाली की वैश्विक वाली देखेंगे, वर्ल्ड रैंकिंग। और अभी हम कौन सी देख रहे हैं? टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग।
अक्टूबर में जारी हुई है दोस्तों ये रैंकिंग। और इसने क्या बताया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके का है वह पहले स्थान पे है। और भारत का कौन सा इसमें शामिल हुआ है, तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसमें शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा, जो एशियाई रैंकिंग क्यूएस की है उसमें कौन है, आईआईटी बॉम्बे। और बात करें टाइम मैगजीन की जो वैश्विक रैंकिंग, उसमें कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी। और क्यूएस जो वर्ल्ड रैंकिंग है दोस्तों, उसमें भी आईआईएससी पहले स्थान पे है, याद रखिएगा भारत की ओर से। अच्छा, उसमें वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पे कौन है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी पहले स्थान पे है, जो कि यूएसए का है। दोस्तों ये हमने एक हिस्सा कवर कर लिया है, ये नोबेल और जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो तैयार कर लीजिए इसको। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो वो बस इतना कर लें, अप्रैल से दिसंबर तक का घटनासार हैंड रिटन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको तैयार कर लें। अचूक मारक सामग्री तैयार कर लें, अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को उसमें आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। ये 2 हिस्से तैयार कर लें, घटनासार और ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक अचूक मारक सामग्री। और ये जो हम लोग दृष्टि कर रहे हैं, बस ये इन 3 स्रोतों से ही करंट अफेयर्स तैयार कर लें। आपका बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स परीक्षा में फंस जाएगा। तो इधर उधर ऊर्जा बर्बाद मत करिए, एक जगह स्थिर चित्त होकर लगे रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।